हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न PSIR। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकियावेली सीरीज, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास, जो कि उनके इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है, उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस व्हाट यू रियली आर। फ्रेंड्स, ये जो कोट आप देख रहे हैं, ये निकोलो मैकियावेली के बुक द प्रिंस से लिया गया है, जिसके माध्यम से वो हमें बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जो लोग होते हैं वो वास्तव में आपको उस तरीके से देखते हैं, उस तरीके से जज करते हैं जैसा कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, जैसा कि आप खुद को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में आपको उस तरीके से देखते हैं जैसा कि आप एक्चुअली में हो। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है कि जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जनरल लोग, कि बस एक ब्लैंकेट जनरलाइजेशन करते हैं लोगों के बारे में कि इस टाइप के लोग इस तरह के होते हैं, इस आइडियोलॉजीज को फॉलो करने वाले लोग इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये बस एक ब्लैंकेट जनरलाइजेशन है लोगों के बारे में। लेकिन इसका जो रियल पर्सपेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्ट है। ठीक है, वही लोग ये बात को समझ पाते हैं कि नहीं, जो रियल पर्सनालिटी होता है वो कुछ और हो सकता है, जैसा कि वो शो कर रहा है, जैसा वो दिखा रहा है वो अलग हो सकता है, और वास्तव में वो उसका जो पर्सनालिटी है वो भी अलग हो सकता है। गॉट इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हम लोग मैकियावेली के सीरीज को किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस सीरीज को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। और आज ये जो मैकियावेली का जो वीडियो है, ये इनके बायोग्राफी पे, उनके इंट्रोडक्शन पे बेस्ड है, जो एक बेस तैयार करेगा हम सब के लिए कि आप मैकियावेली जैसे स्कॉलर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएँ। फिर आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इनके मैकियावेली की जो मैथोलॉजी है स्टेट को लेकर के, उसको देखेंगे, उनके स्टेट क्राफ्ट के बारे में समझेंगे। फिर उनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे जो बड़ा वर्क है, द प्रिंस, हम लोग उस चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि मैकियावेली ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहते हैं। फिर हम लोग ये भी समझेंगे आने वाले वीडियोस में कि मैकियावेली इथिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं, क्या रोल बताते हैं कि पॉलिटिक्स में एथिक्स का क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि मैकियावेली रिलीजन के बारे में क्या बोलते हैं, मोरालिटी के बारे में क्या बोलते हैं, फॉर्चून के बारे में क्या बोलते हैं। इस चीज़ को भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। और फिर फ्रेंड्स, हम लोग जो सबसे बड़ा इनका जो होगा वो क्या होगा वीडियोस की, ये मैकियावेली का जो वर्क है द प्रिंस और जो कौटिल्य का वर्क है द अर्थशास्त्र। ठीक है, ये दोनों का क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, वो आज के टाइम में कैसे रेलेवेंस रखता है। ठीक है, वो चीज़ का हम लोग जो क्रक्स को समझेंगे कब, आने वाले वीडियोस में। फिर हम लोग फ्रेंड्स ये भी देखेंगे कि जो इतने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद भी आखिर इनका इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया गया। ठीक है, तो हम लोग इनके क्रिटिसिज्म वाले पार्ट को भी समझेंगे लास्ट वाले वीडियोस में। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इसे काफ़ी डिटेल में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग को पहले ये समझना होगा कि मतलब मैकियावेली एक ऐसे थिंकर है ना, जिनकी विचारधारा, जिनकी आइडियोलॉजीज उनके टाइम के अकॉर्डिंग, उनके दौर से प्रभावित हो रही है। इनके सारे थ्योरीज, इनके जितने भी कॉन्सेप्ट है उस दौर से इन्फ्लुएंस्ड थे। चूंकि हम लोगों ने इससे पहले प्लेटो के, एरिस्टोटल के सीरीज को काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो लोग क्या है कि एक एंशिएंट स्कॉलर है। ठीक है, जबकि मैकियावेली क्या है, एक मॉडर्न स्कॉलर है। ये अपनी सारी बातें 15th सेंचुरी में कह रहे हैं, जबकि जो प्लेटो और जो एरिस्टोटल थे वो क्या थे कि वो अपनी सारी बातों को एंशिएंट टाइम में कह रहे थे, और एंशिएंट टाइम का रिक्वायरमेंट कुछ और था, मॉडर्न टाइम का रिक्वायरमेंट कुछ और है। ठीक है, जो प्लेटो और जो एरिस्टोटल है उन लोगों का जो, हम लोग को ये डिफरेंस इसीलिए दिखता है कि जो प्लेटो और जो एरिस्टोटल है वो ये बताते हुए दिखते हैं कि स्टेट को कैसे बनाया जाए, एक आदर्श राज्य का निर्माण कैसे किया जाए। ठीक है, हम लोग कैसे स्टेट को काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हैं, उसके उसके वो बारे में बताते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेटो और एरिस्टोटल के सीरीज को पढ़ लिया होगा तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा, उन सीरीज को नहीं देखा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है पहले जाकर के आप प्लेटो और एरिस्टोटल के बारे में समझ ले, ताकि आप लोगों को कंपैरिजन करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को वो दिखता है कि जो प्लेटो और जो एरिस्टोटल है उन लोगों का मेन कंसर्न इस बात को लेकर के है कि स्टेट का फॉर्मेशन कैसे किया जाए, एक अच्छा स्टेट कैसे बनाया जाए, एक आदर्श राज्य कैसे बनाया जाए। जबकि जो मैकियावेली का कंसर्न है वो ये नहीं है कि स्टेट को कैसे बनाया जाए, उनका मेन कंसर्न ये है कि स्टेट का फॉर्मेशन तो हो चुका है, स्टेट को अच्छे से रन कैसे करवाया जाए। क्योंकि उस टाइम तक क्या होता है कि स्टेट का फॉर्मेशन तो हो चुका था, लेकिन स्टेट
सही से रन नहीं कर पा रहा था। क्यों क्यों रन नहीं कर पा रहा था? तो वहाँ पे क्या है ना कि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी उस टाइम में, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस चल रहे थे, वॉर्स का सिचुएशन बन रहा था, ठीक है। और इसी वजह से क्या हो ना कि बहुत सारे स्टेट काफ़ी सारे हिस्सों में टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, और वो उससे क्या हो रहा था कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ रही थी यूरोप में। सभी स्टेट अपने आप को ही सुपीरियर बनाने में लगे हुए थे कि हम ही सबसे बड़ा स्टेट है, हम ही डेवलप्ड स्टेट है, ठीक है। सभी लोग खुद को ही सुपीरियर बनाने में लगे हुए थे उस टाइम। वहीं मैकियावेली क्या करते हैं, वहीं मैकियावेली स्टेट का यूनिफिकेशन का बात करते हुए दिखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेट को यूनिफाई होकर के रहना होगा। और इसीलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि जो मैकियावेली का जो थ्योरीज है, जितने भी उनके कॉन्सेप्ट है, वो क्या है ना कि वो चाइल्ड ऑफ देयर ओन टाइम है। चाइल्ड ऑफ देयर ओन टाइम कहने का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? देखिए, चाइल्ड ऑफ देयर ओन टाइम्स कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी वो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जितने भी वो थ्योरीज दे रहे हैं ना, उसका रेलिवेंस सिर्फ उस टाइम ही है जिस टाइम वो अपना कॉन्सेप्ट को दे रहे हैं। क्योंकि वो एक मतलब एक प्रैक्टिकल थिंकर, वो एक प्रैग्मेटिक थिंकर है, ठीक है। वो जो एज्यूम कर रहे हैं, जो मतलब जो देख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, जो वहाँ पे मतलब कि जो वहाँ पे वो खुद से देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो उसके बेसिस पे लॉजिक बना करके, रीजंस करके उस चीज़ पे वो कॉन्सेप्ट सारा दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, स्टेट को यूनिफाई करना चाहिए, यूनिफिकेशन में रहना चाहिए, ऐसे क्लासेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए हम लोग को ये भी दिखता है कि जो उनके कॉन्सेप्ट है, जो उनके थ्योरीज है, उस चीज़ को ना तो हम उस समय के पहले आने के एंशिएंट पीरियड में अप्लाई कर सकते थे, और ना ही उनके थ्योरीज को हम लोग अब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस टाइम का रिक्वायरमेंट कुछ और था। वो वहाँ पे जो चेंजेस आ रहे थे रेनेसा के थ्रू, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू, जो मिडावल से मॉडर्न की ओर जो आ रहे थे, उस फेज में उन्होंने जितने कॉन्सेप्ट दिए, उसका रेलेवेंस सिर्फ उस टाइम ही दिखता है। इसीलिए उनके कॉन्सेप्ट को चाइल्ड ऑफ देयर ओन टाइम भी बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर कोई इस तरीके का मतलब डाइवर्स स्कॉलर है, मैकियावेली जैसे डाइवर्स स्कॉलर को, जिनका कॉन्सेप्ट इतनी सारी मतलब डाइवर्स में, अगर हम लोग को इस तरीके के स्कॉलर्स को समझने के लिए, जानने के लिए किस तरीके का अप्रोच अपनाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग मैकियावेली को काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सके, पूरे शीशे की तरह साफ कर सके उनके सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो उनके लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम लोगों का मतलब कि हम लोग का जो मेन अप्रोच होना चाहिए वो ये कि मैकियावेली का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, वो चाहते क्या है। वो स्टेट के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन स्टेट को वह कैसा देखना चाहते हैं, उस स्टेट को कैसा बनाना चाहते हैं, हम लोगों को पहले इस बारे में समझना पड़ेगा। और जब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ लेते हैं कि मैकियावेली स्टेट के बारे में एक्चुअली चाहते क्या थे, तब तक हम लोग इनके कोर कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, इनके कोर कंसर्न को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है, पहले हम लोग इनकी इनके लाइफ का एक ब्रीफ स्केच समझते हैं कि इनका जीवन कैसा रहा, किन किन चीज़ों से प्रभावित रहा, ठीक है। पहले हम लोग इन चीज़ को जान लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इनके सारे थ्योरीज को काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में करते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, मैकियावेली का जन्म 3 मई 1469 को फ्लोरेंस में हुआ था। फ्लोरेंस जो कि इटली का एक सिटी स्टेट था, ठीक है। एक्चुअली उस टाइम ना इटली 5 पार्ट में डिवाइडेड था, जिसमें कि फ्लोरेंस उसका एक पार्ट था, और उसी पार्ट फ्लोरेंस में मैकियावेली का जन्म होता है, ठीक है। और ये अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स के थर्ड चाइल्ड होते हैं, ठीक है, और पहले सन होते हैं, यानी कि इसकी बड़ी 2 बहनें भी होती है। ये फर्स्ट सन और थर्ड चाइल्ड होते हैं। इनके जो पेरेंट्स है, ठीक है, उनके फादर का नाम अटॉर्नी बेर्नार्डो डी मैकियावेली होता है, और उनकी जो माता है, इनकी जो माँ का नाम होता है वो होता है बार्टोलोम्यो डी स्टेफानो नेली, ठीक है। ये इनकी माता का नाम है। आपको नाम याद रखना जरूरी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए डाल दिया इसमें, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैकियावेली उस दौर से आ रहे हैं, उस टाइम से आ रहे हैं जब क्या हो रहा है ना कि वहाँ पे मिडावल ऐसे मॉडर्न एज की ओर आ रहा था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था मिडावल एज से मॉडर्न एज की ओर में, क्योंकि 15th सेंचुरी तक क्या हो रहा था कि मिडावल एज ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा था, ठीक है। और वहाँ से क्या हो रहा था कि मॉडर्न चीज़ें डेवलप हो रही थी। मिडावल एज कहने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो मिडावल एज कहने का क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे चर्च का, रिलीजन का, मतलब इन सारे चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन था, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था कि चर्च के अगेंस्ट ना कोई कुछ बोल सकता है, चर्च ही एब्सोल्यूट पावर था वहाँ पे, कि जो चर्च जो बोल रहा है वो सारा सही है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा था कि अब मिडावल से मॉडर्न फेज की ओर आ रहा था कि नहीं, अब सिर्फ चर्च का नहीं चलेगा, अब बाकी सारे एस्पेक्ट को भी ध्यान देना पड़ेगा कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा था? तो सबके विचार चेंज हो रहे थे, सबको बाकी सारे स्टेट से इन्फ्लुएंस हो रहे
रहे थे कि वहाँ पे इतने सारे बदलाव आ रहे हैं, तो हमारे स्टेट में क्यों नहीं हो सकता है, हमारे स्टेट में भी बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो लोग खुद के अंदर बदलाव ला रहे थे, और खुद के अंदर जब बदलाव लाएंगे तो इंडिविजुअल से स्टेट बनता है। जैसा कि हम लोगों ने समझा था प्लेटो के सीरीज में कि स्टेट इज प्रायर टू मैन, ठीक है। उसमें हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा था कि जो स्टेट होता है वो कुछ नहीं बल्कि इंडिविजुअल का ही लार्जर फॉर्म होता है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल का लार्जर फॉर्म स्टेट होता है तो अगर इंडिविजुअल में बदलाव आएगा तो स्टेट में बदलाव आएगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि मिडावल अचानक से मॉडर्न फेज हो गया, ऐसा कोई स्केल से नापा गया नहीं। ये जब लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर इंडिया की बात करें हम लोग, तो पहले इंडिया में उतना ज़्यादा डिजिटली मतलब डिजिटल लोग नहीं थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेज डिजिटली का नहीं था इंडिया में सभी को। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे लोग खुद जानने लगे हैं, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे इंडिया डिजिटल होने लगा, काफ़ी लोग टेक्नोलॉजी को समझने लगे। तो ये कैसे हुआ, ये किसी टाइम पीरियड या टाइम स्केल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। जब लोग खुद में समझने लगे इस बात को, खुद को चेंज करने लगे, अपने सोच को चेंज करने लगे, अपने आइडियोलॉजी को चेंज करने लगे, तब क्या हुआ कि ये मॉडर्न फेज की ओर बढ़ने लगा आ गया। और इसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं कि मिडावल फेज से मॉडर्न एज की ओर आ रहा था, जब निकोलो मैकियावेली का जन्म होता है, ठीक है। और इस जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, जिस ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने देखा था, उसी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने अपना सारा कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, ठीक है। और इसीलिए हम लोग ने पहले ये भी देखा कि जो उनके मतलब उनके जितने भी कॉज है, जितने भी उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है चाइल्ड ऑफ देयर ऑन टाइम। क्योंकि उनका जितने भी कॉन्सेप्ट है उस टाइम का इन्फ्लुएंस है, उन टाइम का अफेक्ट है जिस टाइम में उसका जन्म हुआ। और इसीलिए फ्रेंड्स मैकियावेली को चाइल्ड ऑफ रेनेसा भी बोला जाता है। चाइल्ड ऑफ रेनेसा क्या मतलब होता है, रेनेसा का मतलब होता है बर्थ, बदलाव, ठीक है। इसको हम लोग आगे काफ़ी डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप लोग नॉर्मली समझ लीजिए कि मैकियावेली को चाइल्ड ऑफ रेनेसा बोला जाता है, यानी कि जो बदलाव चल रहे थे उसी का ये एक बच्चा था, ठीक है, मैकियावेली। क्योंकि अगर ये बदलाव नहीं हो रहा होता, अगर ये उस चीज़ को नहीं देखता मैकियावेली कि किस तरीके से स्टेट ट्रांसफॉर्म कर रहा है मिडावल से मॉडर्न एज की ओर में, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है, जितना कि इन्होंने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। इसीलिए कहते हैं कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो चाइल्ड ऑफ रेनिसा है। और फ्रेंड्स जिस तरीके से इन्होंने अपने स्टेट को डेवलप करना चाहा, जिस तरीके से इन्होंने स्टेट को कंट्रीब्यूट करना चाहा, इसीलिए मैकियावेली को माना जाता है कि वो चैंपियन ऑफ नेशनलिज्म है, ठीक है। वो नेशन की बात करते हैं, ठीक है। अब मैकियावेली किस किस तरीके का पर्सपेक्टिव रखते थे, तो मैकियावेली एक रियलिस्ट थिंकर थे। रियलिस्ट थिंकर कहने का मतलब क्या हुआ, तो वो एक रियलिस्ट विचारधारा की ओर रखते थे कि नहीं, जो हो रहा है वो रियलिटी को देखते हुए सारी चीज़ को एज्यूम करते थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कि इमेजिन कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं था। वो जो रियलिटी को देखते थे उसी बात को वो कहते थे, ठीक है। वो एक मटेरियलिस्ट थिंकर भी थे। मटेरियलिस्ट थिंकर कहने का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, जैसे प्लेटो और एरिस्टोटल जो थे वो क्या कहते थे कि नहीं, लोगों को प्रॉपर्टी उतना नहीं मिलना चाहिए, उन लोगों को प्रॉपर्टी से अबाइड रखना चाहिए ताकि करप्शन में उन लोग विलीन ना हो जाए। वहीं मैकियावेली हम लोगों को ये कहते हुए दिखते हैं कि नहीं, मैकियावेली ये कहते हैं कि लोगों का ये रिक्वायरमेंट है, वो मटेरियलिस्ट हो सकते हैं, वो सारे मटेरियल चीज़ों का पोजीशन कर सकते हैं। मैकियावेली को एलिटिस्ट थिंकर भी माना जाता है। गॉट इट। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर मैकियावेली के ऊपर रेनेसा का क्या इम्पैक्ट रहा, किस तरीके से रेनेसा ने इम्पैक्ट किया मैकियावेली को, मैकियावेली के कॉन्सेप्ट ने कैसे इम्पैक्ट किया स्टेट को। इस सारी चीज़ों को हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंटरलिंक करके एक दूसरे से समझते हैं, ताकि हम लोग और भी डिटेल में इसे समझ पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर रेनेसा होता क्या है, ठीक है। पहले हम लोग ये समझेंगे कि रेनेसा होता क्या है, तब ना हम लोग को ये पता चलेगा कि रेनेसा का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स रेनेसा का क्या मतलब होता है, रेनेसा एक एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, पुनर्जागरण, ठीक है। ये पुनर्जागरण कैसे हो रहा था, किस तरीके से हो रहा था, तो वो इस तरीके से हो रहा था जब लोग अपनी आइडियोलॉजीज को चेंज करने लगते हैं, अपनी विचारधारा को चेंज करने लगते हैं। जब वो स्टेट मतलब अगल बगल के जितने भी स्टेट थे वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर के, वहाँ के कल्चर को देख करके, वहाँ के बदलाव को देख करके, चेंज को देख करके जब खुद के अंदर बदलाव करने लगते हैं, तो क्या होता है कि वो रेनेसा का पीरियड आ जाता है। वहाँ पे जब सारे लोग का मतलब कि जो थिंकिंग रहता है वो बदलने लगता है, तो ओवरऑल पूरे स्टेट का वो थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस तरीके का पीरियड एक साथ आता है तो वो रेनेसा को जन्म देता है, वो रीबर्थ होता है, ठीक है, वो पुनर्जागरण होता है। सारे लोग वहाँ पे क्या हो रहा था कि मॉडर्नाइजेशन एरा की ओर आ रहे थे, अग्रसर हो रहे थे मॉडर्नाइजेशन की ओर, ठीक है। और उससे क्या हो रहा था कि वो लोग खुद को डेवलप करना चाह रहे थे, एक सिविल सोसाइटी बनाना चाह रहे थे। किसके लिए ये सब क्या था, तो ये सब एक रेनेसा का इफेक्ट था। वो देख रहे थे कि नहीं बाकी सारे स्टेट में कैसा चल रहा है, अगर वहाँ पे लोग ऐसे रह रहे हैं तो हम भी ऐसे रह सकते हैं, ठीक है। और उस चीज़ को इफेक्ट को देख करके वो सारा जो इफेक्ट था वो किसका था, वो रेनेसा का इफेक्ट था।
इस दौर में फिर क्या होता है कि आर्ट्स चेंज होते हैं, लिटरेचर चेंज होते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी बदलने लगता है, ठीक है। और इस तरह के क्या होता है कि जितने भी मतलब कि होते कॉन्सेप्ट ना, वो सारे चीज़ों में बदलाव आने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहते हैं क्या कि हम लोग कुछ टाइम पहले इंडिया में पहले क्या था कि पहले बहुत ही लो टेक्नोलॉजी था, ठीक है, 2G 3G चलता था पहले, उतना ज़्यादा नेट की सुविधा नहीं थी, उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी, कम्युनिकेशन की उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी। लेकिन अब क्या है, अब तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, हर एक तरह के टेक्नोलॉजीज बढ़ गए हैं। तो यहाँ के लोग भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करने लग गए हैं खुद को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब टेक्नो फ्रेंडली बन गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये चेंजेस है, बदलाव आ रहा है, किसके कारण, क्योंकि हम लोग और मॉडर्न होते जा रहे हैं और डिजिटल होते जा रहे हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि जब पहले लोग क्या होता है कि पहले मान लीजिए कुछ तरीके का लिटरेचर लोग लिखना पसंद करते थे, पढ़ना पसंद करते थे। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, तो वैसे वैसे लोग अपना सोच बदलते हैं, तो अपना उन लोगों का इंटरेस्ट बदलता जाता है, तो वहाँ पे आर्ट, लिटरेचर, कल्चर सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, जब इस तरीके के कॉन्सेप्ट को मैकियावेली ने दिया, ठीक है, तो इसीलिए उसे ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसफर माना जाता है, किसका, लेट रेनेसां पीरियड का। कि जब मतलब कि जब रेनेसां पीरियड चल रहा था, उस दौरान में जिस तरह के उन्होंने फिलोसफी को डेवलप किया, इसीलिए उसे ग्रेट फिलोसफर माना जाता है उस टाइम का। और फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीज़न क्या था, तो देखिए जब मैकियावेली का टाइम था ना, जब मैकियावेली ने जन्म लिया था, तो उस टाइम क्या हो रहा था कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, किसके बीच में, जितने भी वहाँ के डोमिनेंट सिटी स्टेट थे ना, जैसे कि मान लीजिए फ्रांस, स्पेन, हॉली रोमन एम्पायर, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था कि सबके बीच में क्लैशेज चल रहे थे, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे इस बात को लेकर के कि इटली में रूल कौन करेगा, इटली में पावर स्टैब्लिश कौन करेगा। इस बात को लेकर के क्या हो रहा था ना कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि पॉलिटिकल क्लैशेज चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस पीरियड में। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैकियावेली एक प्रैक्टिकल थिंकर है, ठीक है। और वो मतलब इसीलिए क्या था ना कि वो प्रैक्टिकल थिंकर थे, वहाँ पे सारी चीज़ों को वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे थे, और इसीलिए उनका काफ़ी ज़्यादा डीप इंटेलेक्चुअल्स था उस चीज़ों के बारे में, जैसा कि वो देख रहे थे, ठीक है। और इसीलिए क्या था ना कि वो जो 14th टू 17th सेंचुरी था, जहाँ पे रेनेसां काफ़ी मतलब कि एकदम टाइम, मतलब काफ़ी ज़्यादा पीक पे था रेनेसां पीरियड, ठीक है, 14 टू 17th सेंचुरी तक में। उसी के बीच में मैकियावेली का भी पीरियड रहा है। तो उससे क्या था ना कि जो उनका जो पीरियड था, उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रक्स मिलता है, एक सारांश मिलता है रेनेसां का, किसमें, जो मैकियावेली के कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी थ्योरीज है उसमें, उसमें रेनेसां का काफ़ी ज़्यादा क्रक्स मिलता है। वहाँ से पता चलता है कि नहीं, जितना भी उसका जो कॉन्सेप्ट था, उसका काफ़ी रिफ्लेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है मैकियावेली के कॉन्सेप्ट में, कि वहाँ पे रेनेसां किस तरीके से अग्रेसर था, रेनेसां किस तरीके से लोगों को वहाँ पे प्रभावित कर रहा था। ये हम लोगों को देखने को कहाँ मिलता है, तो मैकियावेली के कॉन्सेप्ट, जितने भी उनके थ्योरीज हैं, वहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस बात को तो समझ लिया, फ्रेंच वर्ड में इसे रीबर्थ कहा जाता है। वहाँ पे यूरोप में क्या हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे, कस्टम में, ट्रेडिशन में, आर्ट्स में, लिटरेचर में, साइंस में, कस्टम में, मतलब हर तरीके से, मतलब हर एक एस्पेक्ट्स में वहाँ पे चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। और ये जो चेंजेस था मॉडर्न वर्ल्ड की ओर आने में, ठीक है, ग्लोबल वर्ल्ड की ओर आने में, इसे ही रेनेसां बोला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग को आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि रेनेसां का और भी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था मैकियावेली के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जो रेनेसां का जो पीरियड था, वो क्या था ना कि वो मैकियावेली मतलब मिडावल पीरियड को खत्म कर रहा था, एंड था मिडावल एज का, ठीक है, और बिगनिंग कर रहा था किसका, मॉडर्न पीरियड का बिगनिंग कर रहा था। और इससे क्या हो रहा था ना कि लोगों के सोच में, लोगों के सोचने के तरीके में, थॉट मतलब कि उसका जो थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो रहा था, आपस में लोगों का जो था नज़रिया एक दूसरे को देखने का, वो चेंज हो रहा था, उनके जो इन्वायरमेंट थे, उनकी जो सोसाइटी थी, वहाँ पे चेंजेस आ रहे थे। और पता है, इस चीज़ को देख करके ही मतलब कि मैकियावेली बड़े हुए थे, और इसीलिए उनका जितना भी मतलब कि जो रेनेसां का पीरियड दिखता है, उसका सारा रिफ्लेक्शन उसके थ्योरीज में हम लोगों को देखने को मिलेगा, जब हम लोग आगे उनके थ्योरीज को करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मिडावल एज में क्या होता था ना कि वहाँ पे हायरार्की चलता था। हायरार्की सोसाइटी का क्या मतलब होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका जो बेटा होगा उसमें से जो होगा उसका उत्तर मतलब उसी में से कोई उसका उत्तराधिकारी बनेगा, उसका सक्सेसर बनेगा, ठीक है। ये किसका था, तो ये स्टैटिक और ये हायरार्की सोसाइटी कब था, मिडावल एज का था। ये खत्म हो रहा था धीरे धीरे, और क्या हो रहा था कि अब डायनामिक सोशल ऑर्डर बन रहा था। कहने का मतलब क्या है कि जो अब डिजर्व करेगा, ठीक है, जो डिजर्व करेगा राजा वो बनेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई एलिट क्लास में जन्म लिया, कोई किसी रूरल क्लास में फैमिली में जन्म लिया, तो राजा वही बनेगा, ऐसा अब नहीं होगा। ये कब हो रहा था, जब रेनेसां आ रहा था, मिडावल पीरियड खत्म हो रहा था, हायरार्की सिस्टम खत्म हो रहा था, और डायनामिक सोशल ऑर्डर क्रिएट हो रहा था, ठीक है। और इसीलिए इस पीरियड को क्या बोला जाता है, दिस इज द वे दैट वाज द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ए न्यू एज ऑफ साइंस, ठीक है। यहाँ पे साइंस का एक नया एज स्टार्ट हो रहा था फ्रेंड्स, जहाँ पे
यहाँ पे जितने भी फ्रॉम मतलब कि हायरार्किकल स्टैटिक चीज़ थी वो चीज़ खत्म हो रहे थे, सोचने के लोगों के अंदर सोचने की क्षमता बढ़ रही थी, ठीक है। वहाँ पे लोग मतलब कि डायलैक्टिक्स में बात करते थे, तर्क वितर्क करके बात करने लगे, जहाँ पे पहले राजा का बात मान करके जो उन्होंने कह दिया उस चीज़ को फॉलो करते थे बिना कुछ चीज़ को आइडेंटिफाई किए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि लोग खुद का दिमाग यूज़ करके, खुद का इंटेलेक्चुअल्स यूज़ करके, डायलैक्टिक करके, तर्क वितर्क करके लोग कर रहे थे। इसीलिए क्या हो रहा था कि जहाँ पे डायलैक्टिक्स होगा, तर्क वितर्क होगा, वहीं पे साइंस का डेवलपमेंट हो सकता है, वहीं पे विज्ञान का फॉर्मेशन हो सकता है। और इस साइंस के विज्ञान के जो समय चल रहा था इसी को एक न्यू एज माना गया है, जब वो रेनेसा का पीरियड आया था। और चूंकि फ्रेंड्स जो मैकियावेली थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक पैट्रोटिज्म वाली फीलिंग रहता था, और उसको अपने स्टेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा देशभक्ति थी, और इसीलिए क्या होता कि उनका काफ़ी ज़्यादा ये दृढ़ संकल्प था, उनका ये विल पावर था कि नहीं, स्टेट को जो है ना, मतलब जो उनका जो स्टेट था इटली, उनको काफ़ी ज़्यादा वो यूनिफिकेशन में लाना चाहते थे, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिफाई, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप लोगों को काफ़ी डिटेल में समझना चाहिए कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या चल रहे थे, ठीक है। देखिए, जो इटली था ना, वहाँ पे मतलब कि 1434 से लेकर के 1494 तक क्या था फ्लोरेंस में, जो फ्लोरेंस सिटी था जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वहाँ पे एक वेल्दी फैमिली था, मेडिसी फैमिली, ठीक है। वहाँ पे उसका रूल चलता था। मेडिसी फैमिली वहाँ पे रूल करते आ रहे थे फ्लोरेंस में काफ़ी सालों से, 1940 मतलब कि सॉरी 1434 से ही वहाँ पे वो रूल करते आ रहे थे, कब तक, 1494 तक। और इसी बीच में क्या हुआ फ्रेंड्स कि मैकियावेली एक डिप्लोमेट बन गए थे, ठीक है। और वो डिप्लोमेट के पद पे रह करके क्या कर रहे थे कि वो रिफॉर्म लाना चाह रहे थे, वो मूवमेंट करना चाह रहे थे, किसके खिलाफ, मेडिसी फैमिली के खिलाफ, उसको चेंज करने के लिए। और फाइनली फ्रेंड्स जब मतलब कि 1494 में मैकियावेली ने उसे हरा दिया, सक्सीड कर दिया, और खुद का एक मतलब कि गवर्नमेंट बनाया जिसे वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। उन्होंने रिपब्लिकन गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश किया कहाँ पे, फ्लोरेंस में। और फ्रेंड्स इनके जो कंट्रीब्यूशन था मैकियावेली का, उसकी मतलब ये देखते हुए कि वो उन्होंने अपने नेशन के लिए इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने अपना मतलब कि इतने मेहनत के बाद उन्होंने क्या किया, 19 मतलब 1494 में मेडिसी फैमिली को उखाड़ फेंका वहां से, फ्लोरेंस से, और उन्होंने खुद का गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, जो कि मतलब कि पब्लिक के वेलफेयर में काम करेगी, ठीक है। इस तरीके का सोच के साथ उन्होंने काम किया, और इस चीज़ से खुश होकर के पता है मैकियावेली को सेकंड चांसलर बनाया गया, जो कि एक सिविल सर्विसेज का पोस्ट था, काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन वाला पोस्ट था, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोस्ट था। वहाँ पे उसे एक मतलब प्राइड के तौर पे मैकियावेली को वो पोस्ट दिया गया, किसका, सेकंड चांसलर का, ठीक है। और बाद में इसके टैलेंट को देखते हुए मैकियावेली की इतने ज़्यादा वो अग्रेसर थे स्टेट के लिए, कितने इतने ज़्यादा वो मतलब कि अपना स्टेट के लिए वो कंसर्न थे, डिवोट थे अपने स्टेट के लिए, कि स्टेट को एक अच्छा स्टेट बनाना है, इटली को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टेट बनाना है, ठीक है। उस चीज़ को देखते हुए, उस टैलेंट को देखते हुए उसे 10 वार ऑफ कमेटी बनाया, मतलब 10 वार ऑफ कमेटी का मेंबर बनाया गया, ठीक है। जो क्या करता था 10 वार ऑफ कमेटी, वो फॉरेन अफेयर्स से डील करता था कि नहीं, हम लोग बाकी सारे स्टेट के साथ कैसा रिलेशन रखेंगे, ठीक है। वो फॉरेन अफेयर्स के साथ डील करता था, और उसका मेंबर बनाया गया किसे, मैकियावेली के टैलेंट को देखते हुए कि मैकियावेली का जो दूरदर्शिता है, जो उसका जो मतलब उनका जो विल पावर है स्टेट के लिए, वो क्या करेगा, वो स्टेट को प्रिटेंड करेगा, वो स्टेट को काफ़ी ज़्यादा मतलब वेलफेयर बना सकता है, इसीलिए उसे फॉरेन अफेयर्स में लाया गया, फॉरेन अफेयर्स का मेंबर बनाया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इनके और भी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। तो फिर फ्रेंड्स क्या हुआ था, देखिए वहाँ पे क्या हुआ कि मैकियावेली अब मतलब डिप्लोमेट का पार्ट बन गए थे, ठीक है। वो सेकंड चांसलर भी बन गए, वो अब फॉरेन अफेयर्स के पॉलिसीज में भी बनाने लगे, ठीक है। वो 10 वार कमेटी में भी आ गए थे। अब क्या हुआ ना कि जब वो 14 साल तक काम करने के बाद क्या हुआ, वो डिप्लोमेट के जिस टाइम तक वो डिप्लोमेट थे, वो क्या किया कि बहुत सारे उन्होंने स्टेट में ट्रैवल किया, बहुत सारे किंगडम में उन्होंने ट्रैवल किया, वहाँ के सिचुएशंस को देखा, वहाँ पे क्या चल रहे हैं, क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कैसी वहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। उन्होंने सारे चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से समझा, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, वापस बाद में क्या हुआ कि जब 1512 में, यानी कि मतलब 1512 ईस्वी में क्या हुआ फिर कि मेडिसी फैमिली जो वहाँ पे पहले रूल कर रही थी, वो दोबारा से सत्ता में आ गई, किसके मदद से, जो स्पेनिश आर्मी थी, जो स्पेन की आर्मी थी, उन्होंने मेडिसी फैमिली का हेल्प किया, किसके लिए, ताकि वो दोबारा से सत्ता में आ सके, फ्लोरेंस में, इटली में आ सके वो सत्ता में, और फिर से अपना वो रूल कायम कर सके। और फाइनली उन्होंने क्या किया कि 1512 में अपना रूल फिर से इस्टेब्लिश कर दिया, कहाँ पे, फ्लोरेंस में। उसके बाद फिर क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि जो मैकियावेली जिस तरह से उन्होंने उसको चैलेंज किया था, किसको, मेडिसी फैमिली को, जिस तरीके से उन्होंने उसे
मतलब कि खराब किया था, जिस तरीके से उन्होंने उसको सत्ता से हटाया था, उस चीज़ का पहले से उन लोगों की मेडिसी फैमिली के मन में तो गुस्सा था ही। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिमूव कर दिया मैकियावेली को हर एक पब्लिक पोस्ट से, जितना भी उसको पब्लिक पोस्ट मिला था, ठीक है, 10 आवर ऑफ कमेटी का फ्लोरेंस में, ठीक है, सेकंड चांसलर, सबसे जितने पब्लिक ऑफिस मैकियावेली को मिले थे उन सभी की पोस्ट से मैकियावेली को हटा दिया गया, कंप्लीटली वहां से उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। और उसे इम्प्रिजन कर लिया गया, उसे जेल में कैद कर लिया गया, जहां पर उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया। और इसके पीछे का रीजन क्या था? तो इसके पीछे का रीजन था क्योंकि उन्होंने मेडिसी फैमिली के खिलाफ चैलेंज किया था, उसे काफी ज्यादा परेशान किया था, उसे सत्ता से हटाया था। उसे सत्ता से हटाने में सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो मैकियावेली का था। और फिर फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है कि मैकियावेली जब वहाँ पे चले जाते हैं प्रिजन में, तो उसके बाद मैकियावेली पूरे 10 साल वो क्या करते हैं, खुद को डिवोट कर देते हैं किस चीज़ के लिए? तो वो डिवोट कर देते हैं अपने आप में राइटिंग करने के लिए। उसके बीच में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब हिस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा किताबें लिखी, उन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी भी काफ़ी ज़्यादा किताबें लिखी, बहुत सारी कहानियाँ लिखी, प्लेस लिखे, कई सारे चीज़ों का उन्होंने क्या किया वहाँ पे राइटिंग्स किया। किस टाइम में? जब वो वहाँ पे इम्प्रिजन में थे, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जब वो इस तरीके का मतलब राइटिंग्स करने लगते हैं, अपना अपना वर्क देने लगते हैं वो, तो उस चीज़ को पढ़ करके मतलब मेडिसी फैमिली को भी ये रियलाइजेशन हो जाता है बाद में कि नहीं, मैकियावेली उतना गलत नहीं, इसका सोच गलत नहीं, एक्चुअली ये अपने स्टेट को डेवलप बनाना चाहते थे और इसीलिए उस सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे थे। और लास्ट में क्या होता है कि उन्होंने मेडिसी फैमिली का भी फेवर उसको मिल जाता है, मेडिसी फैमिली भी मैकियावेली को सपोर्ट करने लगता है। और लास्ट उसकी ज़िंदगी जब वो उसका मृत्यु हो गया मैकियावेली का, उसके 2 साल पहले क्या हुआ, 2 साल पहले उसे वापस से पब्लिक ऑफिस में बुला लिया गया। उसके समझते हुए, उसको विल पावर को समझते हुए, उसके मतलब कि उसका जो पैट्रियोटिज्म फीलिंग था, उसका जो देशभक्ति था, उस चीज़ को रियलाइज़ किया मेडिसी फैमिली ने और उसे वापस से बुला लिया गया। लेकिन तब तक उसके पास सिर्फ 2 साल बचे हुए थे, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी बीच में फ्रेंड्स जब उसे इम्प्रिजन किया गया था, जब 1512 ईस्वी में, जब मेडिसी फैमिली रिगेन की थी पावर अपना, ठीक है, फ्लोरेंस में, 1513 ईस्वी से क्या होता, जब वो वहाँ जेल में थे, वहाँ पे इम्प्रिजन में थे, तब उन्होंने द प्रिंस लिखना स्टार्ट किया था, जो कि उनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा फ्रेंड्स। और द प्रिंस से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अपना पॉपुलैरिटी पा लिया। द प्रिंस में उन्होंने ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जिससे कि उन्होंने पूरा स्टेट का सत्ता हिला दिया था। उन्होंने द प्रिंस में ऐसी ऐसी बातें बताई जिससे कि स्टेट को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन ये उस टाइम पब्लिश नहीं हो पाया। ये उसके मरने के बाद 1532 ईस्वी में उसका ये बुक पब्लिश हुआ, द प्रिंस, ठीक है। उसके बाद मैकियावेली का कंट्रीब्यूशन सबको रियलाइज हुआ कि नहीं, जो मैकियावेली कह रहे थे वो सही कह रहे थे, हम लोग गलत थे और हम लोग अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आज इस चीज़ का रिजल्ट है कि हम लोग मैकियावेली को आज तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पावर था, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे वो कि लोगों को बता रहे थे कि नहीं, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और फाइनली फ्रेंड्स उसका जो मतलब कि मैकियावेली थे, वो 1527 में उसका मृत्यु हो जाता है, जिस वक्त वो 58 ईयर्स के थे उस टाइम। तो 1527 में उसका मृत्यु हो जाता है, वहाँ पे वो मतलब उनका देहांत हो जाता है। फिर उसके बाद ही फिर वो बुक जो उनका द प्रिंस था वो पब्लिश होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जो मैकियावेली थे उनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक था वो था डिस्कोर्सेज ऑन लिवाई, ठीक है। डिस्कोर्सेज ऑन लिवाई का क्या मतलब है? ये डिस्कोर्सेज ऑन लिवाई इसका बुक था जो कि 1531 में पब्लिश हुआ था, पहला बुक, ठीक है। दूसरा बुक इसका द प्रिंस है जो कि 1532 में पब्लिश हुआ। और फिर इसका जो तीसरा बुक है फ्लोरेंशियल हिस्टोरिस, ठीक है, वो इसका मतलब फ्लोरेंसियन जो हिस्टोरिस था वो 1532 में इसका पब्लिश हुआ था, लेकिन पहले प्रिंस हुआ था, द प्रिंस, उसके बाद ये वाला बुक पब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर उससे पहले एक बुक इसका पब्लिश हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा नहीं चला था, बट फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, द लाइफ ऑफ कैस्ट्रोसियो कैस्ट्राकानी ऑफ लुका, ठीक है। ये इसका बुक था मतलब मैकियावेली का, ठीक है, जो कि 1520 में ही पब्लिश हुआ था, लेकिन उस टाइम तक इसका बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं हो पाया था। फ्रेंड्स हम लोग मैकियावेली के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट समझते हैं कि उसके लाइफ का क्या क्या मतलब कुछ स्पेशल फैक्ट रहा जो उसके लाइफ को मतलब उसके लाइफ में दिखता है। तो फ्रेंड्स उसका जो पहला पॉइंट था कि उसका जितना भी ट्रिटाइजेज रहे, जितना भी उसका जो वर्क था, जितने भी बुक्स थे, उस सारे चीज़ों में हम लोगों को ना एक इविल मीन्स झलकता था, इविल मीन्स रिफ्लेक्ट होता था। इसका क्या मतलब हुआ? तो हम लोग को दिखता था कि जो स्टेट है ना, उसे वो गलत काम करने के लिए प्रोत्साहन करता था, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट के लिए, ठीक है। आप मतलब कि उससे कहने का मतलब क्या था कि आप तरीका गलत अपना सकते हो लेकिन उसका रिजल्ट सही होना चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को उसकी ट्रिटाइजेस से मिलता है।
और फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो मैकियावेली थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे। और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसको उनके मतलब कि उनके जर्नी में, उनके ट्रिटाइजेस में हम लोग को देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट हम लोग को ये देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि मैकियावेली पहले पॉलिटिकल राइटर रहे, पहले पॉलिटिकल थिंकर रहे, ठीक है। जहाँ पे हम लोग को ये दिखता है कि वो पॉलिटिक्स को, मोरालिटी को, एथिक्स को, मतलब ये सब सारी चीज़ें को कंप्लीट अलग कर देते हैं, कंप्लीट डिफरेंट कर देते हैं कि ये सब सारी चीज़ें स्टेट में पॉलिटिकल मतलब स्टेट के पार्ट में होने ही नहीं चाहिए। वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज से काफ़ी ज़्यादा इसे अलग कर देते हैं, मतलब कि वो फिलोसॉफिकल आइडिया से इससे काफ़ी दूर रखते हैं। वो फिलोसॉफिकल आइडिया को फॉलो नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि स्टेट को वो हर एक चीज़ अपनाना चाहिए जो स्टेट को वेलफेयर बना सकता है, जो स्टेट को डेवलप कर सकता है। गॉट इट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने मैकियावेली के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझा, उसका लाइफ कैसा रहा, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, कैसे उन्होंने मेडिसी फैमिली का सत्ता चेंज कर दिया, कैसे उनका देशभक्ति ने उसी बाद में मेडिसी फैमिली का भी दिल जीता, मेडिसी फैमिली ने भी उसे एक्सेप्ट किया, ठीक है, उन्हें पब्लिक वर्क में भी दिया। मैकियावेली का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उसकी सोच क्या थी, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से चीज़ों से समझ लिया। मैकियावेली की जो इंपॉर्टेंट बुक्स थे हम लोगों ने उसके बारे में भी देखा। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा काफ़ी समझ में आ गया हो, पूरा पसंद आया हो, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।